हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारी सीडीपी की 3rd क्लास है। और आप जानते ही हैं, इन क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यहाँ पर अपना जो थ्योरी है उसको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। यानी कि यहाँ से आपका थ्योरी भी कवर अप हो जाएगा और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड यस, इससे पहले की जो 2 क्लासेस हैं फ्रेंड्स, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट दिसंबर 2024 सीडीपी क्लासेस के नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप अगर सीटेट के पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। और अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो नोट्स हैं फ्रेंड्स, मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं और इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स आपके लिए एकदम बढ़िया हैं। और जो जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया हुआ है उनके फीडबैक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए थे। आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर, इवन जो यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ पर भी मैंने पोस्ट किया हुआ था। अगर आप लोग चाहें तो एक बार चेकआउट ज़रूर करें। और अगर परचेज़ करना होगा तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। अब देखिए, ये सामाजिकरण मतलब होता है इंग्लिश में सोशलाइजेशन। बच्चे का जो सामाजिकरण होता है, ठीक है, उसकी प्रमुख संस्था कौन सी होती है। पहला है पुस्तकालय, दूसरा है स्कूल, तीसरा है परिवार और चौथा है सरकार। तो देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले वो अपनी फैमिली में होता है। ठीक है, अपनी फैमिली में वो जन्म लेता है। उसके बाद जब उसका विकास होता है तो वो फैमिली में ही होता है। स्कूल जाने से पहले जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो घर पर होता है। ठीक है, तो बच्चे का जो सामाजिकरण है, बच्चा लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बच्चा अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से बोलना सीख रहा है, उसके घर के लोग कैसे हैं, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे पर जब बच्चा छोटा होगा, जन्म के बाद। ठीक है, तो हम कहेंगे जो बच्चे का सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, जन्म के बाद सबसे पहले परिवार में होता है। अब क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रमुख संस्था कौन सी है, और इसकी जगह ये भी आ सकता है कि जो बच्चे का सामाजिकरण है उसकी प्राथमिक संस्था कौन सी है। यानी कि बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है, तो सबसे पहले जन्म के बाद परिवार में होता है और धीरे धीरे फिर उसका जो स्कूल है वहाँ बच्चे का सामाजिकरण होगा। उसके बाद उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं, समाज है, पुस्तकालय, सरकार, ये सब बाद में आते हैं। तो बच्चे की फैमिली का बच्चे के जो सामाजिकरण है बच्चे का, उसकी प्राथमिक संस्था या प्रमुख संस्था आपकी परिवार होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी जगह आपसे पूछा होता कि बच्चे के सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था कौन सी है, तो द्वितीयक संस्था के अंदर सभी आ जाते हैं फ्रेंड्स, परिवार को छोड़ करके बाकी सभी, जैसे समाज, स्कूल, मीडिया, पुस्तकालय, ये सभी बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है जीन पियाजे से। और आप जानते ही हैं, जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने बच्चे के विकास के 4 स्टेप बताए थे। यही वो 4 स्टेप हैं और इन सभी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि बच्चा निगमनात्मक तर्क कर रहा है और सामाजिक मुद्दों से सरोकार कर पा रहा है, ये कौन सी अवस्था में होता है, यानी कि कौन सी स्टेज में होता है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप देखिए, जीन पियाजे के जो डेवलपमेंट के 4 स्टेप्स बताए हैं वो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आपको बताया है, याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। ट्रिक है SPCF। S होता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी चालक अवस्था। P होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। C होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। और F होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। पहले तो आपको ये सीक्वेंस ऐसे ही लर्न कर लेना है, क्योंकि काफ़ी बार आपसे सीधे सीधे सीक्वेंस भी पूछा हुआ है। ठीक है, कि कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है। जैसे
प्री ऑपरेशनल के बाद कौन सी स्टेज आती है? आपको ऑप्शन दे देगा सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है प्री ऑपरेशनल के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं निगमनात्मक तर्क कर पा रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले समझते हैं निगमनात्मक तर्क होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग कब कर पाता है? जैसे बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन वो अनेक तरीके से निकालेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था निगमन क्या होता है। एक आगमन होता है, एक निगमन होता है। आगमन होता है जब एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो तो वो आगमनात्मक तर्क हो गया, और एक प्रॉब्लम के अनेक सॉल्यूशन जब बच्चा निकाल पाता है तो उसे हम कहते हैं निगमनात्मक तर्क। तो ऐसा कौन सी स्टेज में बच्चा कर पाता है? तो इसका राइट आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। जब बच्चा अपना जो डेवलपमेंट है उसकी लास्ट स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो वहाँ पर बच्चा निगमनात्मक तर्क कर पाता है। इसको हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। इस नाम से भी आपसे पूछा हुआ है एक बार कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा कौन सी अवस्था में कर पाता है? तो आप कहेंगे अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है? यानी कि उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो आपसे पूछा है ऐसा कौन सा सेंटेंस है? पहला है उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। जी नहीं, उन्होंने सक्रियकर्ताओं के रूप में देखा था, ठीक है। तो ये तो आलोचना नहीं हुई। नेक्स्ट है उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। जी नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताया, बल्कि भाषा महत्वपूर्ण है ऐसा बोला था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पियाजे नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। और नेक्स्ट है उन्होंने इनाम और सज़ा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। जी नहीं, उन्होंने इनाम और सज़ा को प्रमुखता नहीं दी थी। तो देखिए इनकी आलोचना क्या है ना, ऑप्शन 3 है। इन्होंने समाज और संस्कृति को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं माना, यानी कि उनके प्रभाव को ध्यान में रखा ही नहीं। उन्होंने बस ये कहा कि जब बच्चा 0 से 2 साल का होगा तो वो संवेदी गामक की अवस्था में होगा, जब 2 से 6 वर्ष में जा रहा है तो दूसरी स्टेज में होगा। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन उन्होंने समाज और संस्कृति को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। इसीलिए इनकी आलोचना करी जाती है, और इसीलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? अब आपसे पूछा है कि किस चीज़ को ये महत्व नहीं देते हैं। सबसे पहला है गतिविधि, यानी कि एक्टिविटी। इसको तो ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण को इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं खोज। बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि खुद से ज्ञान को निर्मित करने की उनमें क्षमता होती है, ऐसा जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा। तो देखिए ये भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अभी जस्ट जो क्वेश्चन हमने किया कि ये भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक परिपक्वता, यानी कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है उस चीज़ को ये महत्व देते हैं, ठीक है। ये भी इसको भी महत्व देते हैं। तो यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए, देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। गतिविधि, अन्वेषण, जैविक परिपक्वता, इन 3 चीज़ों की बात करते हैं पियाजे, लेकिन ये भाषा को महत्व नहीं देते हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3, क्योंकि आपसे पूछा है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो भाषा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर आपसे वाइगॉत्स्की पूछा होता ना, जैसे जीन पियाजे हैं वैसे ही वाइगॉत्स्की भी हैं आपके साइकोलॉजिस्ट, तो वाइगॉत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। किन किन चीज़ों को? समाज, संस्कृति और भाषा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। SCL ये न्यूमोनिक है, याद करने का, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वाइगॉत्स्की, याद रखेंगे। और नोट्स में मैंने ये सारी ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको खुद लगेगा कि यस बहुत इजी हो जाएगा आपका CTET क्वालिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि
देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, आप जानते ही हैं। तो उसमें जो आपका उत्तर पारंपरिक नैतिकता, 3 प्रकार की नैतिकता की बात करी थी इन्होंने, एक पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत और एक उत्तर परंपरागत, ठीक है, यानी कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो पोस्ट कन्वेंशनल है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता है, इसका जो ये जो 5वां चरण आता है, क्योंकि इन सभी के क्या है ना 2-2 चरण हैं, इसके भी 2 चरण हैं, इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 बताए हैं। तो इसका जो ये 5वां चरण आता है यहाँ पर, इसमें कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसमें व्यक्ति क्या मानते हैं, ये आपसे पूछा है, व्यक्ति क्या मानते हैं। पहला है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। दूसरा है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। और चौथा है नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो बताइए कि कोहलबर्ग का ये जो 5वां चरण है, इसमें व्यक्ति क्या मानते हैं। तो देखिए इसमें क्या मानते हैं ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें क्या होता है कि नैतिक निर्णय खुद से चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में हमेशा किए जाने चाहिए, ये कहा जाता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, ये किसने प्रस्तावित किया है। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, SCL, इसको महत्व कौन देते हैं, वाइगोत्स्की देते हैं। इनका पूरा नाम है लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा करके पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, बस आपको समझना है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, बच्चों के सीखने में उनकी सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए। मतलब बच्चों के सीखने में ये जो संस्कृति है, कल्चर है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा कौन कहता है, अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। सिंपल सा हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ना आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ, जिससे कि आप अपने आंसर तक खुद भी पहुंच सकें। अब यहाँ पर जो हार्वर्ड गार्डनर लिखा है ना, इन्होंने क्या दिया था, बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला ना पहले ही कि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रेडी होंगे, साथ में आपकी थ्योरी भी होती जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिएगा। और लॉरेंस कोहलबर्ग, अभी आपने देखा, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और विकास के 4 चरण बताए हैं, जो कि अभी मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाए, SPCF, ठीक है। और ये जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, SCL, ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, ये किसके उदाहरण हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हमने फर्स्ट क्लास करी थी ना CDP की, उसमें भी पूछा हुआ था और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर विद्यार्थियों को जैसे कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, विद्यार्थियों को संकेत देते हैं और इशारे करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने गोल तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, ये आपसे पूछा है। पहला है अनुकूलन, दूसरा है विलंबित अनुसरण, तीसरा है रटकर स्मरण करना और चौथा है पाड़। तो देखिए इसका राइट आंसर पाड़ होगा। अब ये पाड़ क्या होता है, पहले ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखिए हिंदी में इनके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है। अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे ना एक नाम, तो आपको ईजी रहेगा याद करना। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसको पाड़, अवधान, मचान, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो पाड़ क्या होता है, बेसिकली जब आप बच्चे को टेम्पररी हेल्प देते हैं। टेम्पररी हेल्प कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको कार चलाना नहीं आता, सपोज करिए, और आप कार चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति से हेल्प लेते हैं जिसको कार चलाना आता होगा, जो एकदम प्रोफिशिएंट होगा कार चलाने में, तो वो व्यक्ति आपकी हेल्प करता है,
ठीक है, आपकी हेल्प करता है आपको कार चलाना सिखाने में, और वो हेल्प बस तब तक करता है जब तक आप खुद से कार को चलाना नहीं सीख जाते। जैसे ही आप कार को खुद से चलाना सीख जाते हैं ना, तो वो जो हेल्प होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि जैसे ही आपने खुद से कार चलाना सीख लिया, तो फिर जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है उसका कोई काम नहीं है, बस उसने आपको सिखा दिया, आपने सीख लिया, उसके बाद वो अपने काम, और आप कार जो है चलाना सीख गए और आप हमेशा खुद से चलाएंगे। तो ये होता है टेम्पररी हेल्प, क्षणिक मदद। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली वो आपको बस ज़िंदगी भर कार ही चलाना सिखाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। बस जैसे ही आपने सीखा तो वो हेल्प आपकी ख़त्म हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं टेम्पररी हेल्प। ऐसे ही एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को हेल्प दी जाती है। जैसे आपने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दी, बोला कि बच्चों इसका सॉल्यूशन करो, अगर बच्चे को नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, तो आप उनकी क्या करते हैं, टेम्पररी हेल्प करते हैं, उनको कुछ हिंट देते हैं कि बच्चों इस तरीके से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप कोई संकेत दे सकते हैं, कोई इशारे दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप टेम्पररी हेल्प करते हैं, इसे हम कहते हैं पाड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि ये पाड़ क्या होता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी का सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो और उनके कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर होते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। दूसरा है, शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। जी नहीं, सीखने सिखाने का केंद्र बच्चे होते हैं, ना कि शिक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। देखिए, सीखने का स्रोत पाठ्यपुस्तक होता है, लेकिन सिर्फ पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र स्रोत है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सीखने में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पाठ्यपुस्तक भी होती हैं, टीचर्स भी होते हैं, आप जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, वहाँ से भी सीखते हैं। इवन आजकल ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र स्रोत है सीखने का, तो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। नहीं, अभी मैंने आपको बोला कि सभी सीखने सिखाने का केंद्र चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को केंद्र में रखकर आप बच्चे को उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि, उनकी नीड के अनुसार पढ़ाते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है कि बच्चे जो हैं अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न रहते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बच्चे को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता है। जितनी क्षमता होगी उतना ही आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों की क्षमता, बच्चों की क्षमता मीन्स कहने का ये है, जैसे बच्चा अगर 4th क्लास में पढ़ रहा है तो आप बच्चों को 4th क्लास की चीज़ें ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को 6 क्लास की चीज़ें पढ़ाने लग गए, ऐसे तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो 4th क्लास की चीज़ों तक ही है। अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो 6th क्लास की चीज़ें सीख पाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी आयु, उनकी रुचि, उन सभी के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को समझ में भी आएगा और बच्चों को लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद भी रहेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड यस, एक क्वेश्चन अभी जस्ट दिमाग में क्लिक हुआ। प्रोग्रेसिव क्लासरूम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसके समर्थक कौन थे? तो आप कहेंगे इसके समर्थक जॉन डीवी थे। नोट कर लीजिए, जॉन डीवी इसके समर्थक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बताइए, ऐसे व्यक्ति, मैंने देखिए प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया था कि जो बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं, वो किसने बताए थे? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। तो उन्हीं 8 प्रकार की बुद्धि में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर, लय और ताल के बीच में अंतर कर पा रहा है, तो उस, और अन्य व्यक्ति ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस व्यक्ति के अंतर्गत कौन सी बुद्धि अच्छी होगी? तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी होगी बताइए? तर्क गणितीय बुद्धि? नहीं, ऐसी बुद्धि तो उनके अंदर अच्छी होगी जो मैथ्स में अच्छा लॉजिक लगा पाते हैं, जैसे मैथमेटिशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, है ना। नेक्स्ट है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। ये बुद्धि उन व्यक्तियों के अंदर होती है फ्रेंड्स
अच्छी होती है। जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, मैन वुमेन कहना सही नहीं होगा क्योंकि इससे जेंडर बायसनेस शो होती है। आप जानते हैं जेंडर बायसनेस क्या होती है, जब लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो जेंडर बायसनेस कभी भी हमारी लैंग्वेज से शो नहीं होनी चाहिए। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनके अंदर शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि अच्छी होती है क्योंकि वो अपनी बॉडी को मूवमेंट कराने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। शारीरिक गति उनमें अच्छी होती है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। देखिए, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, एक होता है अंतरावैयक्तिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल बुद्धि उन व्यक्तियों में अच्छी होती है जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ पाते हैं, उनके मन के विचारों को समझ लेते हैं। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उन व्यक्तियों के अंदर होती है जो खुद को सबसे अच्छा जानते हैं, वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं, जो खुद को समझते हैं। जैसे महात्मा लोग होते हैं, गौतम बुद्ध होते हैं, ये सभी इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है संगीतमय बुद्धि। तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो संगीतमय बुद्धि होती है ना, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसी में तो आता है सुर, लय, ताल, और इनके बीच में जो अच्छे से समायोजन कर पाए और इनके बीच में जो अंतर कर पाए, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि अच्छी होगी, उस व्यक्ति के अंदर आपकी संगीतमय बुद्धि अच्छी होगी, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस की पावर अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, देखिए भाषा अभी मैंने आपको बताया था SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति, भाषा। लेव वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि इनके अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। ऐसा तो नहीं है, ये तो भाषा को महत्व देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है हमारे दिमाग का विकास, हमारी बुद्धि का विकास, ठीक है। उसमें भाषा जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा तो ये कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। जी नहीं, संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है, नहीं। जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी कि हमारे दिमाग को विकसित करने में भाषा का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब मुझे एक भाषा बोलनी आती है मैं तभी तो आपको पढ़ा पा रही हूँ। अगर मुझे भाषा आती ही नहीं, भाषा बोलना ही नहीं आता, तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाती, है ना। तो इसीलिए जो वाइगोत्स्की हैं वो भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका कथन और कारण से पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आजकल बहुत बन रहे हैं। कथन है, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें, ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट है, मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण एजेंसी है। हाँ, ये भी है, क्योंकि देखिए बच्चे का सामाजिकरण अभी हमने पढ़ा था, प्राथमिक रूप से परिवार में होता है, लेकिन परिवार के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, समाज में जाता है, मीडिया हो गया, टीवी वगैरह, हर जगह से उसका सामाजिकरण होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, लेकिन यहाँ पर आर जो है यानी कि कारण जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये अपने आप में सही एक सेंटेंस है और ये भी अपने आप में एक सेंटेंस सही है। ये दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हैं, लेकिन इसमें जो है एक्सप्लेनेशन जो है एक दूसरे का ये नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ए और आर दोनों सही हैं, अपने आप में तो सही है सेंटेंस, लेकिन जो कारण आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन ए की, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आकलन यानी कि जो असेसमेंट होता है उससे रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। पहला है, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। जी हाँ, जब आप बच्चे का आकलन करते हैं तो आपको पता चलता है कि बच्चे ने कितनी तैयारी करी है, बच्चे को कितनी चीज़ समझ में आई है, कहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हमको आकलन से पता चलता है। नेक्स्ट है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। जी नहीं, आप आकलन इसलिए नहीं करते हैं बच्चे का कि आप बच्चे के मन में चिंता या भय पैदा करें, ये नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। जी हाँ,
मूल्यांकन अनेक तरीके से किया जा सकता है, जैसे पेन पेपर टेस्ट से भी हो सकता है। आप स्पोर्ट्स वगैरह करवा के भी बच्चों का आकलन कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं। आप क्लासरूम में कोई डिबेट कंपटीशन वगैरह रख सकते हैं या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी दे सकते हैं। तो बच्चे का मूल्यांकन करने के अनेक तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो सहकर्मी मूल्यांकन होता है जब क्लासरूम में बच्चे का जो मूल्यांकन है उसी के क्लासमेट्स करते हैं, यानी कि एक क्लास में जो जितने भी बच्चे हैं वो एक दूसरे का आपस में मूल्यांकन करते हैं। ये होता है सहकर्मी मूल्यांकन। इसे हम कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं और ये बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन मतलब होता है सेल्फ असेसमेंट। जब बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद से करता है तो उसे हम कहते हैं स्वमूल्यांकन, और ये भी बेस्ट माना जाता है। आप लोगों के साथ हुआ होगा ये चीज़ एकेडमिक्स वगैरह में, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, अगर आपका कोई यूनिट टेस्ट होता है क्लास में तो टीचर कहते थे कि बच्चों अपनी अपनी नोटबुक खुद से एक बार चेक करो, आपने कैसा लिखा है, आपके जो मार्क्स आए हैं ये कम क्यों आए हैं, एक बार चेक करो खुद से। तो वही होता था स्वमूल्यांकन। उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, अब हमें पता है ना। ऐसे ही सहकर्मी मूल्यांकन भी होता है। टीचर ऐसे बोलते थे क्लासरूम में कि आप लोग आपकी जो नोटबुक है जिसमें आपने टेस्ट दिया है वो क्लासरूम में दूसरे बच्चों को दो, मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो और एक दूसरे का मूल्यांकन करो और देखो कि किस में कैसा लिखा है, किसको कितने मार्क्स दिए हैं, इस तरीके से। तो ये होता है आपका सहकर्मी मूल्यांकन। तो ये भी आपका एकदम पॉजिटिव है, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आकलन के बारे में यही ऑप्शन सही नहीं है। आकलन का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चे के मन में आप डर पैदा करेंगे, आप उन्हें टेंशन देंगे, आप उन्हें चिंता में डाल देंगे, नहीं। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा हुआ है। जो आपका इवैल्यूएशन है वो लर्निंग से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है, आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये तो हमारा सही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। सीखने के अंत में नहीं होना चाहिए बल्कि सीखने के दौरान होना चाहिए। आपने देखा होगा जब एक होता है आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वो साल में एक ही बार होता है, और एक होता है जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं वो साल में बार बार होते हैं, 4-5 बार होते हैं। वो इसीलिए किया जाता है ताकि पता लग सके कि बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कितना बच्चों को आ रहा है, कहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, फिर उसको दूर किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने ये देखा भी होगा, आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, जैसे क्लास जब हम एकेडमिक्स में पढ़ते थे, जैसे 4-5 चैप्टर टीचर ने हमको करवा दिए तो उन चैप्टर का वो एग्ज़ाम लेंगे, टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट। उसके बाद जब चैप्टर नंबर 6 से 10 तक हो जाएगा तो इसका वो जो है टेस्ट लेंगे, जिसे हम यूनिट टेस्ट कहते थे। तो साल में 4-5 बार ये टेस्ट लिए जाते थे और ये बिल्कुल बढ़िया होते थे, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। अंत में नहीं बल्कि सीखने के दौरान बीच बीच में करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मूल्यांकन ही सीखने का आधार है, ऐसा नहीं होता है। सीखने के आधार अनेक चीज़ें हैं जिसमें मूल्यांकन भी शामिल होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि जो आकलन है, इवैल्यूएशन है, वो लर्निंग की प्रोसेस का एक अभिन्न अंग होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के पढ़ाया जाता है, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों की दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। देखिए, यही यहाँ पर हमें मिल गया कि यहाँ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को दूर रख के सभी बच्चों को एक साथ मिलकर एक जैसे शिक्षा देनी चाहिए। ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी अदर ऑप्शन को हम देखेंगे, अगर इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा तो उस ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे।
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए और उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। ये ऑप्शन होगा बिग नो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में आप सिर्फ विशिष्ट अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों पर फोकस करो और उनका क्या करो, वर्गीकरण कर दो, क्लासिफाई कर दो कि ये बच्चे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, ये नॉर्मल हैं, इनमें कुछ डिसेबिलिटी है, तो सभी को अलग अलग करके पढ़ाओ। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत। नेक्स्ट है, इसको केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है, यानी कि समावेशी शिक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए होने चाहिए कह रहे हैं जो बच्चे सामान्य नहीं हैं। तो ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सभी बच्चे एक समान हैं और सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के हम शिक्षा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बच्चों की एकेडमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्कीकरण करना चाहिए। जी नहीं, मतलब आप बच्चों का सेपरेशन कर दे रहे हैं, अलग थलग कर दे रहे हैं, उन पर लेबल लगा दे रहे हैं कि आप नॉर्मल बच्चे हैं, आप गिफ्टेड बच्चे हैं, आप डल बच्चे हैं, इस तरीके से। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। विद्यालयों में जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।